जय हिंद दोस्तों। हमारे जो लक्ष्मीकांत भारतीय संविधान की जो बुक है उसका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनसे संबंधित हमारी सेकंड जो सीरीज है, सेकंड वीडियो में हमारा जो टॉपिक आज का रहेगा अनुसूची। 155 नंबर क्वेश्चन है, यदि भारत के संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो वो पहला कौन सा है? वो है पहली अनुसूची। कौन सी है? पहली अनुसूची। पहली अनुसूची के तहत 2 और 3 के प्रावधान है। पहली अनुसूची में आर्टिकल 1, 2, 3 तो एक है, उसमें तो क्या कहा गया है? भारत और उसके राज्य क्षेत्र। 2 में क्या कहा गया है कि आर्टिकल 2 में भारत द्वारा जो दूसरे भारत की सीमा क्षेत्र से बाहर है किसी भी स्थान को अडॉप्ट करने पर वहाँ नया राज्य बसाने या नए राज्य का नाम रखना। तीसरा है कि जो वर्तमान राज्य हैं उनका नाम बदलना, उनकी सीमा में परिवर्तन का जो अधिकार है वो है आर्टिकल 3 के तहत। अनुसूची कौन सी हो जाएगी? पहली हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 156 है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से कनेक्ट करना है। ठीक है, 1 से लेकर डी तक हमें दे रखा है और ये हमारे कुट दे रखे हैं। ठीक है, पहला है, देखो 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? वो है अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति का प्रशासन और नियंत्रण, और ये किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। बी नंबर है 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? वो है, देखो 6ठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। AMTM, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसे याद कर लेना कि जो 6ठी अनुसूची है वो किससे संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तीसरा सी पॉइंट है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची है वो संबंधित है केंद्र राज्य समवर्ती सूची से संबंधित है। 7वीं अनुसूची है वो समवर्ती जो सूची है और केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, उन तीनों से संबंधित है। 8वीं जो शेड्यूल्ड है, 8वीं जो अनुसूची है वो किससे संबंधित है? 8वीं जो अनुसूची है वो संबंधित है भाषा से। किससे संबंधित है? भाषा से। तो पहले का हमारा 4 ऑप्शन नंबर, पहले का हमारा 2 है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 है वो सी हो जाएगा। इसको आप मैच कर सकते हो, 1 से लेके 4, 1 और 3। और इनकी अगर हम व्याख्या करें तो 5वीं अनुसूची है, इस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जाति के प्रशासन और नियंत्रण के विषय में उल्लेख किया गया है। ठीक है, 6ठी है वो है इसे याद रखना, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। वो किससे संबंधित है? अनुसूचित 6 से। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो अनुसूची 8 है, यह अनुसूची भाषा संबंधित है। भारत की जो 22 भाषा उनका उल्लेख किया गया है। 157 नंबर क्वेश्चन है अनुसूची, यहाँ पे सूची 1 को 2 से क्या करना है? जोड़ करना आपको। देखो पहली है 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची तो आपको अभी बताया गया है, संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची है, ये 4 नंबर हो जाएगा इसका, कुछ अधिनियम का विधि मान्यकरण। 9वीं अनुसूची है ना, ये कुछ अधिनियमों का विधि के द्वारा कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, ये 4 नंबर 9वीं अनुसूची से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, 10वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है भाई? 10वीं है दल बदल कानून से। दल बदल जो कानून उससे संबंधित है, दल बदल जो कानून है उससे संबंधित कौन सी हो जाएगी? 10वीं अनुसूची हो जाएगी। 10वीं जो अनुसूची है दल बदल कानून से हो जाएगी। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। अगर हम इसको ब्रीफ नॉलेज देखें तो 7वीं अनुसूची वो संघ, राज्य और समवर्ती सूची से संबंधित है। 8वीं भाषाओं से संबंधित है। 9वीं कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं दल बदल के आधार पर निर्भरता। 158 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है, ये बताना है। तो राजस्थान सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो समिति है ये किससे संबंधित है? ये जो टॉपिक है ये जो शक्ति है किस में संबंधित है, ये बताना हमें। तो ये राज्य सूची में ये बात सही है क्या? ये बात तो सही है। तो सार्वजनिक जो स्वास्थ्य है और स्वच्छता है, ये तीनों जो शक्ति है, ये तीनों जो कार्य है वो राज्य के होंगे। बी नंबर जनगणना। जनगणना ये गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो गृह मंत्रालय किस में है? केंद्र में है, तो ये संघ सूची हो गई।
3 नंबर है सी। तो ये राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा है वो किसके तहत है, वो है दूसरी अनुसूची के, दूसरी अनुसूची दे रखा है, नहीं ये बात गलत है, दूसरी अनुसूची में नहीं दे रखा है। डी में है दल बदल विरोध है, ये 10वीं अनुसूची में आपको अभी बताया गया है, ठीक है। तो ये तीनों सही है और सी हमारा गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है, कितनी अनुसूची है, 12। इसमें जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा सीटों का बंटवारा दिया गया है। तो चौथी अनुसूची उसमें किसका बंटवारा दिया गया है, राज्यसभा सीटों का बंटवारा गया है। और 10वीं अनुसूची उसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। 158 नंबर जो क्वेश्चन है, 159 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत संघ और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। तो कौन सा सिद्धांत है ये देखो, सार और तत्व का, डॉक्ट्राइन ऑफ पीस एंड सब्सटेंस, ऑप्शन नंबर सी हमारा सी हो जाएगा। सार और तत्व का सिद्धांत तथा छद्म विधेयन का सिद्धांत संघ और राज्यों के मध्य विधायी जो शक्तियां उनका विभाजन से संबंधित है। जबकि अधित्याग का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर्स अधित्याग का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत और प्रत्यकरण का सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित है, ध्यान रखना है। अधित्याग का सिद्धांत, आच्छादन का सिद्धांत और एक पृथक्करण का सिद्धांत, ये कुछ भाग इसका न्याय से, जो न्याय है उससे संबंधित है माना जाता है। और विधायी जो शक्ति है उनसे संबंधित है कौन सा है, सार और तत्व का सिद्धांत। 160 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, अनुसूची कितनी है, 12 है, कितनी है, 12 है। हम इसकी व्याख्या करें तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। पहली अनुसूची है केंद्र और जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका उल्लेख किया गया पहली अनुसूची में, राज्यों का उल्लेख किया गया। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक, केग, परीक्षक के वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में जो शपथ दी गई, क्या गई है, ऊपर की दो नंबर अनुसूची उनके जितने पद है उनमें क्या गई, शपथ दी गई है। चौथी जो अनुसूची उसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा के सीटों का आवंटन दिया गया चौथी अनुसूची में। 5वीं में क्या किया गया है, अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। और ये किसके द्वारा किया जाता है नियंत्रण, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। 6ठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मैंने आपको बताया AMTM, राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। 7वीं जो अनुसूची है केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विवरण से संबंधित है, संघ सूची, राज्य सूची और समूर्ति सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में। 8वीं है उसमें क्या है, भारत की जो मान्यता प्राप्त 22 भाषा उनका उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 9वीं अनुसूची है विशिष्ट अधिनियम और विधिनियमों का सत्यापन है। मतलब जब क्या होता है कि पूर्ववर्ती जो सरकारें हैं वो क्या करती, कोई भी एक्ट बनाकर 9वीं अनुसूची में डाल देती, तो 9वीं अनुसूची सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पुनर्लोकित नहीं की जाती थी, मतलब उस पर आप चेंज नहीं कर सकते थे कोई भी किसी भी नियम को। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि 9वीं अनुसूची है वो भी न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन मानी जाएगी। 10वीं अनुसूची है दल बदल जो परिवर्तन है उससे निरता के संबंध में है। 11वीं जो अनुसूची है वो है पंचायत की जो शक्तियां हैं उससे संबंधित है, प्राधिकार उत्तरदायित्व है, इसमें कितने विषय, 29 विषय हैं। और 12वीं अनुसूची है नगरपालिका की शक्ति और कर्तव्य और दायित्व है। 161 नंबर जो क्वेश्चन है वो है केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। तो ये वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किसमें दिया गया है, अनुसूची 7 में, किसमें दिया, अनुसूची 7 में दिया गया है, ठीक है। 162 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस अनुसूची में भारत के राज्य और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा दिया गया है। तो ये जो दूसरी पहली अनुसूची इसमें ये कहा गया है। 163 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्यों के नाम से की सूची और राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो ये पहली। 164 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही से वर्णित करता है। जो चौथी अनुसूची है वो क्या बताती है, वो राज्यसभा सीट है उनका आवंटन है किस किस राज्य में कितना होगा ये बताती है। 165 नंबर क्वेश्चन है, सूची पहली सूची को दूसरी सूची से कनेक्ट करना है। देखो 6ठी अनुसूची है, यदि आपने एक बार अनुसूची को सही से पढ़ लिया तो क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा आपका। 6ठी अनुसूची है वो है जनजातीय जो क्षेत्र है उनसे संबंधित है, उनसे प्रशासन किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। पहली जो अनुसूची है वो है राज्य और संघ राज्य क्षेत्र।
नवीं अनुसूची है वो कपीतीय अधिनियमों का संरक्षण मतलब क्या है, प्रोटेक्शन किसके द्वारा, कि न्यायिक, मैंने आपको भी बताया कि न्यायिक पुनर्विवेचन से ये नवीं अनुसूची दूर थी, मतलब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपने संसद के द्वारा जो पारित अधिनियम उनका कोई परिवर्तन नहीं कर सकते थे। 10वीं जो अनुसूची है वो है दल बदल से निरोध। तो पहले का ऑप्शन नंबर 4 हमारा इन दोनों में नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। दूसरे का ए बी में 1, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 166 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि सूची फर्स्ट को सेकंड से कनेक्ट करना है। 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 7वीं जो अनुसूची है वो है, अभी तो आपको बताया 7वीं अनुसूची से संबंधित है विधायी जो शक्तियां हैं उनका वितरण किया जाएगा। विधायी जो शक्तियां उनका वितरण है वो किसके द्वारा किया जाएगा, 7वीं अनुसूची के द्वारा। 8वीं जो अनुसूची है वो किस समझे, भाषा से। 9वीं अनुसूची है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची दल बदल दल के आधार पर निहिरता। 167 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची व 6वीं अनुसूची का उपबंध निम्न में से किस में किया गया है। अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए 5वीं और 6वीं का प्रावधान किया गया है। 168 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ 2 कथन दे रखे हैं, उन पे बताना है हमें सही कौन सा है गलत कौन सा है। पहला है जो भारत की जो संविधान है 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधि बनाने की शक्ति वितरित करती है, ये बात सही है। और संविधान की 2 नंबर है, संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायतों को शक्ति प्रदान करती है। पंचायतों को क्या करती है, शक्ति प्रदान करती है 11वीं। तो 11वीं जो अनुसूची है वो किसको करती है, पंचायतों को करती है, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, दोनों कथन सही हैं। 169 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है। दल बदल विरोध विधेयक है वो 10वीं अनुसूची में, किसमें है, 10वीं अनुसूची में माने गए हैं। 170 नंबर क्वेश्चन है, भारत की संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो 6वीं अनुसूची में जो होते हैं वो किस में है, वो त्रिपुरा में, किस में होते हैं, त्रिपुरा में। तो आपको अभी बताया AMTM मतलब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो त्रिपुरा यहाँ पे दे रखा है और कोई ऑप्शन दे नहीं रखा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 171 नंबर क्वेश्चन है, विधायी शक्तियों का केंद्र और राज्यों के मध्य वितरण संविधान की कौन सी अनुसूची में दिया गया है। तो विधायी शक्तियों का बताया था आपको 7वीं, कौन सी थी, 7वीं अनुसूची थी, ठीक है। 172 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो वन है समवर्ती सूची में, ये बात तो सही है, समवर्ती सूची में वन का प्रावधान किया गया है। कुछ जो वन है जो नेशनल पार्क है वो तो क्या है, केंद्र की केंद्र सूची में, संघ सूची में शामिल होते हैं, और जो अनक्लासिफाइड जो वन होते हैं वो राज्य सूची में माने जाते हैं। तो दोनों को मिलाकर समवर्ती सूची मानी जाती है। बी नंबर स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची का विषय नहीं, स्टॉक जो एक्सचेंज है वो हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है केंद्र की, संघ की सूची माना जाता है। तो सी नंबर, ये तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अन्य बात करें तो जो पोस्ट ऑफिस बचत बैंक है वो संघ सूची का, ये बात हम सही है। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य है वो राज्य सूची का विषय है। तो पहले का हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 173 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान की इस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जाता है। तो वो पांचवी अनुसूची है। जनजातीय जो भूमि है उनको आप वहाँ पे खनन नहीं कर सकते, भूमि का स्थानांतरण नहीं कर सकते। इनकी व्याख्या देखें, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध है। AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर इन राज्यों का उपबंध 6वीं अनुसूची में वर्णित है। इसी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। मतलब यहाँ अगर आप वो जो वहाँ के जो लोग हैं यदि क्वेश्चन मार्क करें तो वहाँ की जो भूमि है उनको दूसरे को बेच नहीं सकते आप। 174 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान की अनुसूची के तहत खनन के लिए जनजातीय भूमि को निजी दलों को स्थानांतरित करने को शून्य अमान्य घोषित किया जा सकता है। तो ये अभी बताया आपको, एक तो 5वीं और एक 6वीं अनुसूची, 5वीं और 6वीं अनुसूची। यहाँ ऑप्शन हमें सिर्फ 5वीं दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 175 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 3री अनुसूची में निम्न में से कौन क्या उपबंधित है। 3री जो अनुसूची उसमें क्या उपबंधित ये बताना है हमें। देखो पहला क्या है, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ। 3री अनुसूची में जो मंत्री है उनके लिए शपथ है, ये बात सही है। 2 नंबर है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली गई शपथ।
पहली बात तो तीसरी जो अनुसूची उसमें शपथ का प्रावधान है। अब कौन कौन से जो व्यक्ति है या जो पद है उनके लिए माना बताना है। में मंत्री के लिए, संघ के मंत्री उनके लिए शपथ है। उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश उनके लिए शपथ है। भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रावधान यहाँ पे नहीं किया गया, यहाँ पे नहीं है। ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा नहीं होगा। 4 संसद के सदस्य द्वारा ली गई शपथ 1 और 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। देखो कौन किस किस की शपथ है ये हमें बताने, अभी बता दिया जाएगा आपको। भारतीय संविधान की 30 अनुसूची में संघ के मंत्री, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक मामले का प्रेक्षक, किसी राज्य के मंत्री, विधानमंडल के सदस्य और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। 176 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में भारत निम्नलिखित में कौन सा एक विषय सम्मिलित है। देखो पहला है खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन, तो संघ सूची के अंदर तो खान और तेल का जो क्षेत्र है वो तो संघ सूची में है। दूसरा कृषि, कृषि तो राज्य सूची का विषय है। मत्स्य पालन है ये भी राज्य सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य ये भी राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर हम इसकी व्याख्या करें तो 7वीं जो अनुसूची उसमें संघ सूची में लगभग 98 जो विषय वो शामिल हैं, जैसे भारत की रक्षा करना, शस्त्र बल, विदेश कार्य, युद्ध व शांति, रेल, वायुमार्ग, डाक वतार, टेलीफोन, शेयर, करेंसी, सिक्का, आरबीआई, बंदरगाह, खाने व खनिज। राज्य सूची में कितने हैं? राज्य सूची में 61 विषय हैं। 61 विषय में जो मोटे मोटे उन तो देख लेते हैं। लोक स्वास्थ्य, पुलिस, स्थानीय शासन, कृषि, कारागार, दाव व विद्युत, नाट्यशाला, संपदा शुल्क, एल्कोहल, लीकर पर उत्पाद शुल्क। 7वीं जो अनुसूची उसमें एक है समूर्ति सूची, उसमें कितने हैं? 52। कितने हैं? 52। तो 98 तो थे केंद्र सूची में, 61 थे राज्य सूची में और 52 थे समूर्ति सूची में। तो जो 52 विषय है उनमें एक क्या किया गया, संशोधन किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 5 विषयों को समूर्ति सूची में रखा गया है। किसको? 5 विषयों को रखा गया। वो कौन कौन से? देखो न्याय प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, बाट व माप, वन व शिक्षा। शिक्षा भी समूर्ति सूची का विषय और वन भी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, और इससे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि संघ और राज्य दोनों के लिए इन पृष्ठों का विधि बनाने के सक्षम है, किंतु संघ को यह शक्ति है कि राज्य विधि को निरस्त कर दे तो उसके स्थान पर दूसरी विधि बना सकता है। राज्य जो केंद्र है, संघ है, वो राज्य में सुपीरियर माना जाएगा। 157 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समूर्ति सूची में स्थानांतरित कर दिया? ये 42वें संविधान संशोधन है, उसके द्वारा कर दिया गया। 178 क्वेश्चन है, विधायन विषय के रूप में शिक्षा भारतीय संविधान के अंतर्गत किस में आती है? तो शिक्षा किस में आती है? समूर्ति सूची में, वन और शिक्षा। 179 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मत भारत के संविधान की समूर्ति सूची माना जाता है? तो ये समूर्ति सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन माना जाएगा। 180 नंबर जो क्वेश्चन है, हमें सूची 1 को 2 से कनेक्ट करना है। वन है ये समूर्ति सूची का, यहाँ पे सम्मिलित नहीं है वो बताना है। ये समूर्ति सूची का एकदम सही है। शेयर बाजार है समूर्ति सूची का, शेयर बाजार समूर्ति सूची का नहीं है। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, ये सही हो जाएगा। आगे देखें, डाकघर बचत बैंक है ये संघ सूची का, और एक और पॉइंट रह गया, जन स्वास्थ्य, ये राज्य सूची का एकदम सही है। 181 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समूर्ति सूची का है? तो ये जो आपराधिक मामले हैं ये समूर्ति सूची के विषय का है। पुलिस है वो राज्य की है। रेडियो दूरदर्शन केंद्र का है, संघ का है। विदेश मामले संघ के हैं, ये किसके हैं? संघ के हैं। लेकिन जो अपराधी मामले हैं वो किसके हैं? समूर्ति सूची का माना जाता है। देखो व्याख्या देखें, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूची दे रखी है, संघ सूची, राज्य सूची और समूर्ति सूची। आपराधिक जो मामलों को समूर्ति सूची में रखा गया है, जबकि पुलिस राज्य का विषय है, पुलिस राज्य का विषय, लेकिन आपराधिक जो मामले हैं उनको क्या रखा है? समूर्ति सूची में रखा है। 182 में क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन एक विषय है। आर्थिक नियोजन किसका विषय है? ये समूर्ति सूची का, किसका है? समूर्ति सूची का, ये भी ध्यान रखना है। 183 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक योजना किस में आती है? आर्थिक योजना है वो सहगामी सूची, जो
समूर्ति सूची उसे सह संगामी भी कहते हैं। 184 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान किस अनुसूची में सम्मिलित है? जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन, समूर्ति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये समूर्ति सूची में। 185 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के समूर्ति सूची में शामिल नहीं है। देखो आपराधिक प्रक्रिया तो बताइए आपको, बिजली है वो भी समूर्ति सूची में है, पुरातात्विक स्थल है वो भी है, लेकिन सार्वजनिक जो व्यवस्था है वो केंद्र वो है राज्य का विषय, किसका है? राज्य के विषय है। तो ऑप्शन नंबर डी मार्क हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये समूर्ति सूची का नहीं है। 186 नंबर जो क्वेश्चन है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान किस अनुसूची में रखा गया? तो ये रखा गया समूर्ति सूची में। किस में रखा गया? समूर्ति सूची में रखा गया। जानवरों के प्रति जो क्रूरता है वो समूर्ति सूची में रखा है। 187 नंबर जो क्वेश्चन है, केंद्र सूची, देखो पहले है केंद्र सूची में कौन सा है? तो केंद्र सूची के अंदर है जनगणना, किस में आती है? केंद्र सूची में आती है। राज्य सूची में कौन सा है? जो पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है वो किस में आती है? राज्य सूची में आती है। समूर्ति सूची में कौन सा आता है? तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस में आता है? समूर्ति सूची में। अवशिष्ट शक्ति विषय ये कौन से है? अंतरिक्ष अनुसंधान। देखो अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है? वे शक्तियां होती है जो न तो राज्य सूची में, न ही वो संघ सूची में, नहीं समूर्ति सूची में। इनसे अलावा जितने भी विषय रहे बाकी रह गए वो है अवशिष्ट विषय। क्या है? अवशिष्ट विषय। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एक 188 नंबर जो क्वेश्चन है, राज्य सूची में कौन सम्मिलित नहीं है, ये बताना है। राज्य सूची में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दंडिक प्रक्रिया संहिता है, ये तो समूर्ति सूची का विषय है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कारागार जो प्रिजन है वो है, कानून व्यवस्था है, पुलिस, ये राज्य सूची के विषय हैं। 189 नंबर जो क्वेश्चन है, कौन सा विषय संघ सूची से सम्मिलित नहीं है? तो रक्षा संघ सूची का विषय है, विदेशी मामले है, रेलवे है, लेकिन कृषि राज्य सूची का विषय है। 190 नंबर जो क्वेश्चन है, भूमि विकास के विषयों के अंतर्गत है, भूमि सुधार है ना, वो किस विषय के अंतर्गत है? भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। 191 नंबर जो क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में नवी अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनके टाइम में क्या किया गया? नवी अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। अब इसकी व्याख्या कर लेते हैं कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार ने संविधान में नवी अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण का जो की विधियों का उल्लेख किया गया। पहले इस अनुसूची में शामिल कानून की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती थी, लेकिन 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि नवी अनुसूची में शामिल किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है। तो मैंने आपको बताया था इससे पहले कि अभी जो 11 जनवरी 2007 के बाद में नवी अनुसूची है वो न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत मानी जाएगी। 192 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो राज्य सूची में किसका है ये बताना है। शिक्षा किसमें है? समूर्ति में है। विद्युत किसमें है? ये भी समूर्ति विषय में है। रेलवे और जो पुलिस है वो किसमें है? रेलवे और पुलिस है, ये रेलवे जो पुलिस है वो किसमें आती है? राज्य सूची में आती है। और वन है वो किसमें है? वन है वो समूर्ति सूची का विषय है। तो ये ध्यान रखना आप कि रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस दोनों किस में आती है? राज्य सूची का विषय ध्यान रखना है। 193 नंबर जो क्वेश्चन है कि विवाह, विवाहेतर विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो वो समूर्ति सूची में विवाह है, विवाह विच्छेद और गोद लेना समूर्ति सूची के विषय माने जाते हैं। 194 नंबर जो क्वेश्चन है कि संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। ए पहले का ए सही हो जाएगा। राज्य सूची में कितने हैं? राज्य सूची में कितने हैं? 60। 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं। 66। समूर्ति में कितने? 47। इसमें एक, तो ए सी बी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ए सी बी में बी वाला। इसकी व्याख्या करें। देखो वर्तमान में संघ सूची में कितने? 98 विषय हैं। सबसे पहले कितने थे? जो मूल से उसमें 97 थे। राज्य सूची में अभी कितने हैं? अभी कितने? 61 है। पहले कितने थे? 66 है।
तो 5 विषय के क्या हुए, यहाँ पे माइनस हो गए, राज्य सूची में 5 विषय कम हो गए। समवर्ती सूची में अभी कितने, 52, पहले कितने थे, 47 है। देखो एक तो राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। समवर्ती जो सूची है उसमें पहले कितने थे, उसमें थे 47, इसमें तो +5 हो गए, 52 हो गया अभी। और जो राज्य सूची के पहले कितने थे, 66, अभी उसके कितने हो गए, 5 माइनस कर दो, 61 बच गए। और एक संघ सूची में विषय शामिल किया गया वो 97 से 1 हो गया 98, ये बात आपको ध्यान करनी है। और जो 5 विषय कौन कौन से, उनको निकाल कर राज्य सूची से निकाल कर समवर्ती सूची में शामिल किया गया, कौन कौन से थे, वो थे एक तो शिक्षा, एक वन, नाप व तौल, वन्य जीव और पक्षियों का संरक्षण और न्याय की प्रशासन। न्याय का जो प्रशासन है और वन्य जीव और पक्षियों की संरक्षण है। 195 नंबर जो क्वेश्चन है, सरकार द्वारा शुल्क एवं कर त्यागने का अधिकार संविधान किस अनुसूची में शामिल किया गया। कर त्यागने का जो संविधान है वो है 7वीं अनुसूची में, किसमें शामिल किया गया, उल्लेखित किसमें है, 7वीं अनुसूची में उल्लेखित है। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की 7वीं अनुसूची में माना गया है। 196 नंबर क्वेश्चन है, वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है वो कहलाती है समवर्ती सूची। कौन सी कहलाती है, समवर्ती सूची। 197 नंबर जो क्वेश्चन है, ये कौन सी समवर्ती सूची का विषय है, पुलिस, फौजदारी मामले, समवर्ती सूची का पुलिस, ये तो राज्य सूची का है, ये तो नहीं हो सकता। फौजदारी मामले, ये समवर्ती सूची का विषय, फौजदारी मामले कौन सा, क्रिमिनल केस, ये किसके हैं, समवर्ती सूची के, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। रेडियो टेलीविजन संघ सूची के हैं, विदेशी मामले संघ सूची के हैं। 198 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में राज्य सूची में नहीं है। तो देखो आपराधिक दंड प्रक्रिया तो समवर्ती सूची में ये नहीं है, पुलिस है ये राज्य सूची में है या राज्य सूची में नहीं है वो पूछा है, ये तो है। और कानून व्यवस्था ये भी है, बी और सी, और जेल है ये भी है, तो ए है वो नहीं है, ए है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वो हमारा दंड और आपराधिक संहिता है वो किसमें है, समवर्ती सूची में है। तो ये नया क्वेश्चन 199 नंबर क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में कौन सा शामिल है, तो दंड और प्रक्रिया शामिल है। एक 200 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में शामिल कौन सा नहीं है, वो कौन सा विषय शामिल नहीं है संघ सूची में। बैंकिंग संघ सूची में है, बीमा भी है, जनगणना है वो भी है, लेकिन गैस है वो संघ सूची का न किसमें, वो राज्य सूची का विषय है, याद रखना गैस है राज्य सूची का विषय है। 201 नंबर जो क्वेश्चन है, कोयलहो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। कोयलहो जो केस है 201 नंबर में है, वो है 9वीं अनुसूची से संबंधित है। IR कोल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 का संबंध 9वीं अनुसूची से है। इस मुकदमे में उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर विचार किया कि 24 अप्रैल 1973 के दिन या उसके बाद किए गए समस्त संवैधानिक संशोधन जिनके द्वारा 9वीं अनुसूची में संशोधन करके अगर कोई कानून उस अनुसूची में डाला जाता है तो वे संविधान के बुनियादी ढांचे की कसौटी पर परिलक्षित हैं। अब 9वीं अनुसूची में संविधान संशोधन द्वारा डाले गए किसी भी कानून को पहले जैसी संपूर्ण सुरक्षा उपलब्ध नहीं है। जिस हद तक कानून किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है उस हद तक उसको गैर संवैधानिक घोषित किया जा सकता है। तो ये केस कौन सा था, IR कोल्हन बनाम तमिलनाडु 2007 9वीं अनुसूची से संबंधित है। 202 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन निम्न कथनों पर विचार करना है और सही कौन सा वो हमें बताना है। देखो पहला है, भारत की संसद किसी कानून विशेष को संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, हाँ डाल सकती है। 2 नंबर है, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं किया जा सकता। ये बात गलत है, पहले तो सही थी लेकिन अभी क्या गया इसमें, जो कोल्हन केस था उसके द्वारा क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया। अभी संशोधन किया जा सकता है, ये न्यायिक पुनरावलोकन में माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो इसकी व्याख्या वापस हम कर लेते हैं कि 11 जनवरी 2007 को सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे क्या किया गया था, ये निर्णय दिया गया था कि जो 9वीं अनुसूची है 11 जनवरी 2007 से पहले जितने भी एक्ट इसमें शामिल है उन पे कोई न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके बाद जितने भी निर्णय उन पे न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। 203 नंबर जो क्वेश्चन है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था, वो किया गया था 9वीं अनुसूची में। सुरक्षा
जहाँ भी की जाएगी सुरक्षा वो नवीन अनुसूची में ही होगी। 204 नंबर जो क्वेश्चन है, इससे पहले हम अनुसूचियों की बात करें तो नवी अनुसूची भूमि सुधार विधि निर्माण से, 10वीं अनुसूची दल बदल से, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से, 6ठी अनुसूची AMTM असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम से संबंधित है। ठीक है, 6ठी अनुसूची। 204 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो ये 10वीं अनुसूची में, किसमें है? दल बदल से विरोध 10वीं अनुसूची। 205 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है, तो दल बदल विरोध से संबंधित है। 206 नंबर जो क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारत के संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची भाग 9 में और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिल गया। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई। 207 नंबर जो क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित है, तो कौन सी अनुसूची में? वो 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 208 नंबर है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। ये बार बार ये क्वेश्चन वो रिपीट हो गए, पंचायती राज से संबंधित है, क्वेश्चन आया है सारे में ये। 209 नंबर जो क्वेश्चन है, हमें क्या सूची 1 को 2 से कनेक्ट करना है। चतुर्थ जो अनुसूची किससे संबंधित है? वो राज्यसभा से संबंधित है। चौथी अनुसूची किससे? राज्यसभा से संबंधित है। 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? 6ठी अनुसूची संबंधित जनजातीय जो क्षेत्र है उससे संबंधित है। AMTM आपको बताया था। 8वीं जो अनुसूची है, 8वीं अनुसूची है भाषा से संबंधित। किससे संबंधित? भाषा से। 9वीं भूमि सुधार से, 9वीं वो भूमि सुधार से। 210 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में निम्न नगर पालिकाओं के लिए कितने मत दिए गए हैं? तो ये दिए गए 18। कितने हैं? 18। भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन है वो तो पंचायती राज संबंधित है, और 74वां है वो किससे? नगर पालिका से। इस अनुसूची के आधार पर शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का उल्लेख कर उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 18 विषय इसमें शामिल किए गए हैं। और विविध है, इसके जो क्वेश्चन को कनेक्ट करते हैं, देखो करते हैं। इसमें हमें बताना है कौन सा कथन सही है। पहला जो है, भारत के संविधान में भाग कितने हैं? 20 भाग है। क्या ये बात सही है? क्या नहीं? कितने भाग है? 22। ये बात तो गलत होगी। 2 नंबर, भारतीय संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। ये भी गलत हो गया। कितने? 395। तीसरा है, भारत के संविधान में नवीं अनुसूची 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। हाँ, तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तो संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। 212 नंबर क्वेश्चन है, भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन हमें बताना सही कौन सा है। देखो, पहला जो कथन है, वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होगी। भाग 4 की बात कर रहा है ये। देखना, एक सेकंड क्वेश्चन देख लेते अपन। भाग 4 के अंतर्गत प्रावधानों की बात कर रहा है संविधान के भाग 4 में, तो न्यायिक पुनर्वलोकन के वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय होगी। क्या ये बात सही है? क्या नहीं होगी? परिवर्तनीय नहीं होगी। 2 नंबर, किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगी। ये बात सही, किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगी। इस भाग में अभिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने के लिए प्रभावित होंगे। भाग 4 में जितने भी हैं जो कथन है उनके लिए कानून बनाने के लिए राज्य अपना कर्तव्य निभाएगा। तो 2 और 3 क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर हमारे? 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या करें, देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्व शामिल है। 36 से 51 तक क्या है? नीति निर्देशक अर्थात DPSP, डायरेक्टर जो प्रिंसिपल है वो शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 मिलकर संविधान की आत्मा व चेतना कहलाते हैं। नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के वे तत्व जिनके अनुसार वे अपने अधिकारों का प्रयोग करना होता है। इनका कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। फिर भी अनुच्छेद 37 के अनुसार निर्देशक तत्व देश के शासन के मूलाधिकारों निश्चय ही विधि बनाने में इस सिद्धांत को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। 213 नंबर जो क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान किन सूचियों को सुरक्षित प्रदान करता है? सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? तो आर्टिकल
245 और 46, 245 246। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है संघ और राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पत्ती की विशेषता नहीं है। देखो पहला पॉइंट है इसमें, भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका एकदम सही है। केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, ये भी सही है। संबंध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ठीक है, ये बात भी सही है। 4 नंबर है डी, यह संबंध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। नहीं, सहमति का परिणाम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र में बहुमत का ही निर्णय माना जाता है। तो डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी चर्चा करें तो देखो, भारतीय संघ राज्य पत्ती संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच सहमति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त केंद्र द्वारा देश का वृहत आकार और सामाजिक सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का निर्माण किया गया है। तो ये सहमति करना होगा, क्योंकि ये किसी भाषा के आधार पे तो नहीं है, लेकिन ग्लोबलाइज जो सीमा क्षेत्र के आधार पे उनका निर्माण किया गया है, तथा प्रशासनिक सुविधाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इन्हें स्वायत्तता प्रदान की गई है, जो कि कनाडा जो मॉडल है उससे समानता रखता है। केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन संविधान के 7वीं अनुसूची के माध्यम से किया गया है। इस अनुसूची के अंतर्गत वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय हैं और राज्य सूची में 61 हैं और समृद्धि सूची में 52 विषय को लेकर राज्यों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिए जाने के कारण राज्यसभा में सीटों की संख्या का असमान वितरण दृष्टिगत होता है। न्यायिक समीक्षा के आधार पर अधिकार का प्रयोग कर संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने और केंद्र व राज्यों के मध्य विवादों के निपटारे को ध्यान में रखते हुए न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न कथनों में से विचार करना और हमें कौन सा सही है बताना है। 1 और 2 3 कथन हमें दे रखे हैं और इनके बारे में हम बताना है। पहला है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है, जब क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। इस बात को हम अमेरिका के संविधान से समझे तो देखो, अमेरिका में क्या है, वहाँ पे जो राज्य हैं वो वहाँ पे द्विनागरिकता होती है, क्योंकि एक स्टेट की नागरिकता, एक केंद्र की नागरिकता, और जबकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो वहाँ जो राज्य हैं वो अपनी मर्जी से शामिल नहीं, उन्हें शामिल किया गया है, जबकि भारतीय संविधान है इसमें जो राज्य हैं वो अपनी मर्जी शामिल हुए, अलग होने का अधिकार नहीं। ये बात सही है। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार पर अपेक्षित प्रशासनिक सुविधा को वैधता दी थी। तो धर जो समिति है, एस के धर, उन्होंने भाषा को आधार माना था, कि भाषा को आधार माना गया, लेकिन पूर्ण रूप से भाषा के आधार पर कोई राज्य नहीं बनेगा, लेकिन भाषा को आधार बना सकते थे, ये बात भी सही है। 3 नंबर जो पॉइंट है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी, ये बात भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, तीनों कथन सही है। अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा शब्द का प्रयोग किया। इसका तात्पर्य भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं, बल्कि यह पूरा देश एक इकाई है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बांटा गया है। इस कारण राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। एस के धर समिति और जेवीपी जो समिति है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया समिति दोनों द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया गया। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें हमें जो स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसमें गलत और सही है वो हमें बताना है, ठीक है। देखो, पहला जो कथन है, भारत संघ नहीं है, भारत संघ नहीं है, क्या ये बात सही है? क्या भारत संघ नहीं है? भारत तो संघ है। भारत किसका संघ है? राज्यों का संघ है। ये आर्टिकल 1 में हमें बताया गया, अनुसूची 1 के आर्टिकल 1 में, कि भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज नॉट ए फेडरेशन है, संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। कारण क्या है? किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा और नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तन करने के सकते संघ को प्राप्त है। ये बात एकदम सही है। आर्टिकल 3 के द्वारा, अनुसूची 1 में आर्टिकल 3 के द्वारा कार्य किया जा सकता है। तो केवल हमारा आर सी हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत एक है। भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तन करने की शक्ति है? तो राज्य की जो सीमा है उनको परिवर्तन करने की शक्ति किसके? संसद को है। किसको है? संसद को है, आर्टिकल 3 के द्वारा।
6 नंबर क्वेश्चन है संविधान के प्रावधान के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमति की आवश्यकता होती है। तो सहमति की आवश्यकता होती है राज्य के विधान सदन की राज्य के मुख्यमंत्री की, राज्य की नहीं, मतलब राज्य की सहमति की कोई जरूरी नहीं है। वो चाहता है तो संसद संविधान संशोधन संसद है वो चाहता है चेंज कर सकता है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, नए राज्यों की स्थापना करने की विधायनी शक्ति निम्नलिखित में किसे प्राप्त है? नए राज्य की स्थापना करना संसद की, किसकी शक्ति है? संसद की। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, कौन सा संविधान संशोधन के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? तो नए राज्यों का गठन है वो संभव है आर्टिकल अनुच्छेद 3 में। राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन ये भी संभव है। राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन ये भी संभव है। नए राज्यों का प्रवेश ये 3 से न हो गया आर्टिकल 2 में, ये बात 2 में लिखी। नए राज्य जो है भारत के सीमा क्षेत्र से बाहर का कोई अगर क्षेत्र अगर भारत में शामिल होना चाहता है वह नए राज्य के रूप में, तो वो आर्टिकल 2 के तहत ऐसा कार्य किया जा सकता है। तो ये डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, नए राज्यों के निर्माण से के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, ये बात तो सही है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकते हैं, किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। डी नंबर हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सर्जित करने के लिए विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। यदि एक नया राज्य है वो बनाना है तो बनाने के लिए संसद में जो विधेयक है वो कैसे पारित होगा? वो साधारण बहुमत के द्वारा भी पारित हो सकता है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो संघीय अवधारणा के अनुसार भारत में नए राज्यों के गठन संबंधी समस्त अधिकार भारत की संसद को प्राप्त है। किसको है? भारत की संसद को प्राप्त है। संविधान भाग 1 के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्य का गठन उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, जबकि अनुच्छेद 4 के खंड 2 के अनुसार ऐसी विधि अनुच्छेद 367 के अधीन संविधान संशोधन नहीं कहलाएगी। अर्थात इस प्रकार का जो कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। देख लो, इतना बड़ा कार्य सामान्य बहुमत से भी हो सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ये चाहिए साधारण बहुमत। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? ये 1956 में। जो पुनर्गठन कब किया था? 1956 में किया गया था। 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य राज्य भी भाषा के आधार पर अपने गठन की मांग करने लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फजल अली आयोग की स्थापना कर 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया। 1960 में भाषाई आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात भी बने। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 13 नंबर क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो ये 1956 में भाषाई आधार पर गठन किया गया था। 14 नंबर, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया था। 1 2 3 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो देखो ये क्या कहता है, मार्च 2014 में आंध्र प्रदेश है, मार्च 2014 में ये अनुमोदित किया गया था। अगर इसकी व्याख्या देखें, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 में राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसके तहत अविभाजित आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन 2 राज्य यथा आंध्र प्रदेश तेलंगाना में कर दिया गया। अधिनियम कब लागू हुआ? 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को 2 राज्य बन गए थे। विविध जो क्वेश्चन है उनकी बात करें तो देखो, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन सा था? वो था सिक्किम। सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला कौन सा था? सिक्किम था। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने वाला सही कालक्रम कौन सा है? देखो, नागालैंड है कालक्रम सब इनमें। अगर राज्यों में देखो, नागालैंड पहले, उसके बाद हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि 1956 में न्यायमूर्ति फजल अली आयोग की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 17 नंबर जो क्वेश्चन है कि ये कालक्रम वाले हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, इनमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब हमारा टॉपिक रह गया नागरिकता। पहला जो क्वेश्चन है, नागरिकता में भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता उससे संबंधित कौन से? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता से संबंधित है।
भाग कौन सा है? भाग है 2 नंबर, भाग है 2 नंबर। 2 नंबर क्वेश्चन है नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो ये तो अभी बताया 2 नंबर में। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, हाँ, किस भाग में हम भाग नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? भाग तो 2 नंबर हो गए, तो बात वापस कर ली है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियमित करने का सक्षम कौन है? संसद है। कौन है? संसद है। व्याख्या देखें तो संसद नागरिकता के संबंधित कानून बना सकती है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता ग्रहण की जा सकती है। जन्म से, वंश परंपरा द्वारा नागरिकता से, देशीकरण द्वारा नागरिकता से, पंजीकरण द्वारा नागरिकता से, भूमि विस्तार द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 5 नंबर, भारतीय नागरिकता की नहीं प्राप्त की जा सकती। तो जन्म से कर सकते हैं, देशीकरण से कर सकते हैं, भूभाग में सम्मिलित हो जाए, अगर किसी भूभाग में सम्मिलन द्वारा भाई कोई दूसरा देश है उस पर भारत ने विजय कर लिया और उसको अपना राज्य बना लिया, तब भी वो भारत का ही नागरिक कहलाएगा। डी नंबर है भारतीय बैंक में धन जमा करा के, ये ऐसा कोई विशेष प्रावधान नहीं है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता निर्धारण का विशेष अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये किसको है? संसद को है। यहाँ पे ऑप्शन संसद कोई नहीं दे रखा, तो वहाँ पे संसद को क्या है? अधिकार है। ये संसद को ध्यान रखना। अन्य जो विविध विवरण इनको देखते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी सही है? राष्ट्र और भारत के संदर्भ में बात कर रही है, तो दोहरी नागरिकता नहीं है यहाँ पे। राज्य की एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता, लेकिन राज्य की नहीं है, वो संपूर्ण भारत की एक नागरिकता। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वही हमारा हो जाएगा, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है। ठीक है। और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये ब्रिटेन के समान माना जाता है, लेकिन अमेरिका में द्वि नागरिकता है। 8 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान की जाती है? भारत में एकल नागरिकता। 9 नंबर जो क्वेश्चन है भारत का एक नागरिक नागरिकता खो देगा, किस आधार पर खो देगा देखना, ये बताना है हमें। तो यदि वह भारतीय नागरिकता खुद परित्याग करता है, मतलब खुद छोड़ देता है। 2 नंबर जो पॉइंट है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, अर्थात वह दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त करने ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता से बाहर हो जाएगा। 3 नंबर है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेता है, विवाह करेगा तो जरूरी नहीं है वह वहाँ देश की नागरिकता उसे मिलेगी, तो ये तीसरा पॉइंट सही नहीं है। चौथा जो पॉइंट है सरकार की आलोचना करता है तो ऐसा कोई विशेष प्रावधान या आलोचना से उसकी नागरिकता जा सकती है। 1 और 2 अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपनी नागरिकता खो देगा यदि, ये क्वेश्चन तो वापस रिपीट हो गया है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर जो क्वेश्चन है भारत नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष से बिताने होंगे? तो वो कितने बिताने होंगे? वो बिताने होंगे 5 साल। कितने? 5 साल बिताने होंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नागरिकता से संबंधित एक संशोधन जो इम्पोर्टेंट हुआ था वो हुआ था 2019 में। कब? 2019 में। इसमें संशोधन किया गया 31 दिसंबर 2014 के या उससे पहले अफगानिस्तान बांग्लादेश आए पाकिस्तान से देखो अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी और ईसाइयों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, इन्हें वहां पे रखा जाएगा। 12 नंबर जो क्वेश्चन है 2015 के नागरिकता संविधान संशोधन के अंतर्गत निम्न में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्हत नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? देखो एक आवश्यक बचा जिसके स्वाभाविक भारतीय नागरिक तो है पंजीकृत होने के लिए। बी नंबर है भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी है, वो भी हो सकती है। तीसरा है वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान में चले गए, ये पाकिस्तान में चले गए, वो नागरिक नहीं माने जाएंगे। डी नंबर है एक व्यक्ति का परपोता है प्रपोती जो दूसरे देश का नागरिक किंतु जिसका पिता में माता में संविधान लागू होने के बाद भारत के नागरिक थे, तो इनके आधार पे भी नागरिकता हो सकती है। ठीक है। 2015 के आधार पे। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आ गया मूल अधिकार। क्या आ गया? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब। पहला जो क्वेश्चन है मूल अधिकार के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों के प्रावधान में प्रतिबिंबित करता है? तो ये हमें बताना है। देखो पहला उद्देश्य का ये भी बताता है मूल अधिकार के बारे में, राज्य के निर्देशकता तो ये भी बताते हैं, मूल कर्तव्य ये भी बताते हैं। तीनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सार्वभौमिक घोषणा 1948 के प्रावधान के तहत करता है।
2 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे एक स्टेटमेंट ए दे रखा है, उसका कथन आर दे रखा है। तो ये हमें ऑप्शन ए और कथन आर है, इसको व्याख्या करते हैं कि नहीं करते हमें बताना है। देखो पहला जो कथन है, मौलिक कर्तव्य निरपेक्ष नहीं है। मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, ये सापेक्ष है। निरपेक्ष न होके मतलब यूनिक नहीं है, ये सापेक्ष मौलिक अधिकार माने गए हैं। आर है संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्यायिक व्याख्याओं के अधीन है। तो मौलिक अधिकार है वो न्यायिक व्याख्याओं के अधीन, ये बात भी सही है। तो ए और दो दोनों सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा गया है? जो अधिकार है उनको मूल अधिकार क्यों कहा गया है, ये हमें बताना है। देखो पहला है ये संविधान मूल्य कहते हैं, ये बात तो सही है। 2 नंबर जो पॉइंट है वो है ये प्रजातांत्रिक होता है। प्रजातांत्रिक होता है इस प्रकार ये कोई बात इसमें नहीं कहेगी। 3 नंबर ये लोक कल्याणकारी होता है, तो ये लोक कल्याणकारी होता है, ये भी ऐसी कोई प्रावधान नहीं है। ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यकता है, ये बात सही है। 5वां संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं ला सकती, हाँ ये बात भी सही है। वो प्रत्येक नागरिक के लिए ये लागू होता है मूल अधिकार, इसलिए कानून नहीं ला सकते। 1, 4 और 5 ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब हम इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार को बनाना है। किससे? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। इस संबंध में संविधान निर्माता अमेरिकी संविधान से प्रभावित रहे हैं। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धांत है, ये मूल इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुर्मुखी विकास के लिए आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल अधिकार के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। 4 नंबर जो क्वेश्चन, मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ये बात तो सही है। बी नंबर है प्रधानमंत्री के निर्देश पर निलंबित किया नहीं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित, ये बात भी सही है। देखते कुट है क्या कैसा है। देखो कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते, ये बात गलत इसलिए होगी, या तो ये सही है, सी सही है, या फिर ए सही है। अगर ए सही है तो सी भी गलत होगा, सी सही है तो ए गलत है। कैसे? देखो कभी भी निलंबित नहीं किया जा सके, लेकिन ये प्रावधान आपातकाल में लागू नहीं होता है, तो इसका मतलब ए हमारा गलत हो गया। सी की बात है राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, लेकिन ये भी कब होगा? आपातकाल के में होगा। तो मौलिक अधिकार केवल आपातकाल में निलंबित की जा सकते हैं, अन्यथा वो कभी भी निलंबित नहीं की जा सकते। अगर इसकी व्याख्या करें तो मौलिक अधिकार आपातकाल की स्थिति में निलंबित की जा सकते हैं। अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 के उपबंध को निलंबित का प्रावधान है। अनुच्छेद 359 के तहत भाग 3 में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर अन्य प्रावधान क्या है? निलंबित किए जा सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वाद योग्य है। यहाँ इनमें सुप्रीम कोर्ट है, वो सर्वोच्च न्यायालय है, वो इस पर निर्णय दे सकती है, उनमें संशोधन कर सकती है। अगर इसकी व्याख्या करें तो भारत के नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार वाद योग्य है, क्योंकि ये मूल अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 और 256 के तहत प्राप्त है। 6 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत के संविधानों में निम्न अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चित प्रदान करता है। मूल अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। 7 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में कौन सा नहीं है? समानता का अधिकार है, विरोध का अधिकार नहीं होता है, ये ऑप्शन में बी हमारा सही हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों का मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो संशोधन कौन कर सकता है? ये संसद कर सकती है। कौन कर सकता है? संसद ये कर सकते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? समानता देखो, कानून की समक्ष समानता है, सामाजिक समानता है, अवसर की समानता है, लेकिन आर्थिक समानता का कोई प्रावधान नहीं है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्न में से किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो जो 13वां जो संविधान संशोधन अनुच्छेद है वो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है। उसमें सर्वोच्चता सिद्ध करना है कि भाई संसद ने यदि कानून बनाकर किसी व्यक्ति की मौलिकता को भंग किया तो वह सुप्रीम कोर्ट उस पर निर्णय दे सकता है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से असंगतता या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जा सकता है? तो आर्टिकल 13 के अनुसार के शून्य घोषित कर सकता है, वो भी कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट।